बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 बायो केमिस्ट्री का पार्ट 9 करने जा रहे हैं। और कौन सा टॉपिक चल रहा था ये? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में 3 क्लासेस हमने देखी थी: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टेरॉइड्स। सिंपल लिपिड्स जो है वो पिछले पार्ट में निमट चुके, ठीक है। अब कंपाउंड लिपिड्स जो है इसको देख लेते हैं। बी कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स बुनियादी फ़र्क क्या है सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स में? सिंपल लिपिड्स के अंदर 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल और उनके साथ कार्बन की चेन। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर जो है 2 फैटी एसिड्स और उसके साथ 1 ग्लिसरॉल और उसके साथ कार्बन की चेन। ठीक है भाई, टू द पॉइंट मैंने आपको फ़र्क बता दिया। अच्छा, चलें अब इसके नोट्स ले लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सारी की सारी हम इसमें कर चुके हैं। साथ साथ नोट्स लेंगे। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये क्या है, कंपाउंड लिपिड्स क्या है, तो आप बताएं कि क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स की एक ही जवाब है। देखें, आपसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स पूछता है, बोलें ये भी एक क्लास है, ग्रुप है। क्लास कह लें, ग्रुप कह लें, क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। लिपिड्स क्या है? क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। प्रोटीन्स क्या है? एक क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। शुगर क्या है? ये भी एक क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। मोनोसेकेराइड क्या है? ये भी एक क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। अमाइनो एसिड ये क्या है? हाँ, ये भी एक क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। अब आप कहेंगे सर ये एक क्लास कैसे हो सकती है? अमाइनो एसिड तो एक ही होता नहीं भाई। अमाइनो एसिड आपको पता है 22 किस्मों के अमाइनो एसिड्स हैं। देखें, बन गई ना क्लास एक, ठीक है। तो ये बात है। ग्लूकोज का अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज क्या है, इसका नहीं बोल सकते आप कि ये क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की। नहीं नहीं नहीं, ग्लूकोज की तो एक ही किस्म है, C6H12O6 ये वाला। खैर, फ्रक्टोज भी C6H12O6 ही होता है, गैलेक्टोज भी यही होता है। लेकिन बहरहाल ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, C6H12O6। तो आप इसको क्लास नहीं कह सकते। शुगर क्लास का नाम है बायोमोलिक्यूल्स की। तो ये बात है इन अ नटशेल। अगर बात करें कंपाउंड लिपिड्स क्या है? क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। इसके अलावा इनको एक और नाम भी दिया जाता है ईस्टर्स का। ईस्टर्स अगर आपको याद हो, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो नॉमेनक्लेचर हैं उसके अंदर विद कार्बोनाइल ग्रुप जो मौजूद है, विद कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो हमारे पास अल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, ईस्टर्स है, एसिल हैलाइड है। तो ईस्टर्स जो है वो क्या है? ये कौन से कैटेगरी के आता है? विद कार्बोनाइल ग्रुप कैटेगरी के अंदर आता है। इसका जनरल फार्मूला ये है, ये तो कार्बन चेन हो गई और उसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और उसके साथ ये जो है वो ऑक्सीजन आ गया, फिर जो है इसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बन चेन दोबारा आ गई। ये जनरल स्ट्रक्चर है ईस्टर्स का। तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो है वो सिंपल लिपिड्स जो हैं वो भी ईस्टर्स हैं और कंपाउंड लिपिड्स जो हैं वो भी ईस्टर्स ही हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ईस्टर्स। किसके ईस्टर्स हैं? पूरी बात इसकी होगी ईस्टर्स ऑफ। सिर्फ ईस्टर्स से मसला हल नहीं होगा। आप कहेंगे ईस्टर्स ऑफ 2 फैटी एसिड्स। 2 फैटी एसिड्स, ये ऐसे ईस्टर्स हैं जिनमें 2 फैटी एसिड्स हैं, 1 ग्लिसरॉल है प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या है? प्लस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा। अब देखें फ़र्क आ गया ना। निकालें, नोट्स निकालें ज़रा। सिंपल
लिपिड्स के और कंपाउंड लिपिड्स के देखें अंदर आपसे क्या बोल रहा है कि ये ऐसे ईस्टर्स हैं जिसमें 2 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल, ठीक है ये बात समझ में आ गई। कुछ और भी बोल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा, और भी कैटेगरी है इसकी। अब ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में। ये फॉस्फोरिक एसिड कैसे लग रहा है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसकी टाइप्स हैं, आप टाइप्स के लें या क्लासेस के लें, टाइप्स के लें या क्लासेस के लें, ठीक है। 3 किस्म के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये कौन से लिपिड्स हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, मैंने लिखा था ना यहाँ पर 2 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। दूसरी क्लास जो इसके अंदर आ जाती है कंपाउंड लिपिड्स के अंदर वो है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो है इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाता है। कुछ याद आ रहा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कुछ याद आया नहीं आया, याद कर लो भाई, याद कर लो। ये पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की वो कैटेगरी जो लंबी लंबी चेन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स। और ये किसके अंदर होते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, आपके जिस्म में भी है, मेरे जिस्म में भी है, ठीक है। ये ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स हैं जिनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें आप कैसे सिस्टम बन रहा है लिपिड्स के साथ। अब 3 बड़ी क्लासेस है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। एक और भी बड़ी क्लास है, खैर उसमें उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये 3 बड़ी क्लासेस हैं, 3 दुनियाएं हैं बायोमोलिक्यूल्स की। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, प्रोटीन्स को देखा, लिपिड्स को देखा। अब आप लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, लिपिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड को देखेंगे और लिपिड के साथ प्रोटीन को भी देखेंगे। इसका नाम क्या है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन अगर आ जाए तो धोखा मत खाइएगा, ये प्रोटीन नहीं है, ये लिपिड की एक टाइप है जिसमें प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स, ये लिपिड की एक क्लास है जिसमें ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की ये वो क्लास है जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मौजूद है, H3PO4, इसका केमिकल फार्मूला भी लिखता हूँ। और लिपिड क्या है, लिपिड भी एक क्लास है। कौन सी क्लास है लिपिड की, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, एस्टेरॉयड, कंपाउंड लिपिड। तो ये कंपाउंड लिपिड की 3 मेजर क्लासेस जो हैं वो आ गई हैं, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी कोई बेस होती है। किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन की गई है इसकी किस बुनियाद पर की गई है, पहली जो क्लास बनी है वो फॉस्फोरिक एसिड की बुनियाद पर बनी है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड। तो लिपिड्स की जितनी भी कैटेगरी आपको नज़र आएँ, फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल और उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड आपको नज़र आए, हज़ारों लाखों किस्म के लिपिड्स हैं ऐसे, ठीक है। तभी इनको एक अलग ग्रुप बना दिया गया है जिनको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स की जो क्लास बनाई गई है इसमें क्या मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। दूसरी जो क्लास बनाई गई है, बेसिकली ये इसी पॉइंट को मैं दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही बात है लेकिन एक अलग हेडिंग में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोजन मौजूद है अगर, और तीसरा कौन सा है, प्रोटीन अगर मौजूद है, प्रोटीन अगर मौजूद है, ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। इस फॉस्फोरिक एसिड को समझना ज़रूरी है, बाकी ग्लाइकोजन, प्रोटीन, इनके ऊपर तो हम पिछली वीडियो में भी बात कर सकते। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला है ये आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये इस तरह से नज़र नहीं आएगा कि 2 फैटी एसिड्स के साथ जो है और एक जो है वो ग्लिसरॉल के साथ
ये फॉस्फोरिक एसिड पूरा का पूरा लगा हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इससे एक और चीज़ बनेगी जिसको हम फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट। वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा जिसमें ये तीनों हाइड्रोजन निकल चुके होंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ का हिस्सा बनती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। लिपिड के साथ अगर ये फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा तो भाई ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा, ये पक्की पक्की बात दिमाग में बिठा लें आप। पानी अगर किसी दूसरी चीज़ के साथ, H2O किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली आएगी, चेंज आएगा H2O के अंदर, ठीक है। वो मॉलिक्यूल के अंदर भी चेंज आ सकता है कहीं ना कहीं, और वो एज अ होल मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम अलग भी हो सकता है, दो भी अलग हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, ये बात तय है। तो फॉस्फोरिक एसिड जब लिपिड के साथ मिलेगा तो क्या तब्दीली आएगी इसके अंदर? तब्दीली आएगी कि हाइड्रोजन का एटम जो है वो निकल जाएगा। ये वाली पोजीशन भी हो सकती है, H2PO4, ये नेगेटिव आयन है बेसिकली, फॉस्फेट आयन, ठीक है। HPO4 और PO4-3। आप गौर कर रहे हैं क्या हो रहा है? ये 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों को अलग अलग करके मैंने हटा के दिखाया। ये देखें, H3PO4, H2PO4, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन इसमें से निकला है, तो क्या बना? हाइड्रोजन आयन। इसका इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया इसी के पास, और ये क्या बन गया? ये बन गया ये, और ये माइनस का साइन इसीलिए इसके ऊपर आया, ये आयन इसीलिए बना है क्योंकि हाइड्रोजन जो इसको छोड़ के चला गया वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ गया। अब ये एज इट इज इसी तरह ये जो फॉस्फेट आयन है, डाईफॉस्फेट आयन, ये लिपिड का हिस्सा बन जाएगा, ये लिपिड का हिस्सा बन जाएगा। 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल जो हैं, इनके साथ ये जुड़ जाएगा। इसमें से मज़ीद एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसकी ये पोजीशन हो जाएगी और -2 आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन एक और निकल गया ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है। और इसी तरह अगर ये हाइड्रोजन आयन भी निकल जाए तो इसकी पोजीशन ये बन जाएगी। इसको हम कहते हैं फॉस्फेट आयन, या इन शॉर्ट फॉस्फेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से लिपिड के साथ ये जुड़ेगा। यहाँ पर ग्लाइकोजिन अगर लिपिड के साथ मिल रहा है तो ग्लाइकोजिन में भी कोई चेंज आएगा डेफिनेटली, और प्रोटीन में भी कोई चेंज आएगा जब ये लिपिड के साथ मिलेगा, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल, फिर तीसरी क्लास की तरफ चलेंगे जिसको स्टेरॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड्स में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन की एक एग्जाम्पल आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये भी कंपाउंड लिपिड है। अब यहाँ पर इसके साथ लो डेंसिटी लिखा गया। आपको पता है पानी के अंदर कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें डूबती नहीं हैं। बहरे मुर्दार कहते हैं उसको, और इंग्लिश में उसको डेड सी कहते हैं। आप उसमें डूब जाएं तो आप डूबेंगे ही नहीं, दोबारा ऊपर आ जाएंगे। भाई ऐसा क्यों? पानी के अंदर कोई चीज़ या किसी भी लिक्विड के अंदर कोई चीज़ जब डूबती है, जब उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो। मैं पानी में जब डूब सकता हूँ जब मेरी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी, तभी मैं पानी के अंदर डूब सकता हूँ, वरना मैं नहीं डूब सकता, ठीक है। और है भी ऐसा ही। लेकिन अगर पानी की डेंसिटी जो है वो मेरी डेंसिटी से ज़्यादा हो जाए, और कैसे होगी पानी की डेंसिटी मेरी डेंसिटी से ज़्यादा? नमक, सॉल्ट। आमतौर पे समंदर के पानी में नमक तो होता ही है, लेकिन ये जो डेड सी है, बहरे मुर्दार है, इसके अंदर बर्फ़ जैसे तैरती है ना, पोलर रीजन्स में देखा होगा समंदर के ऊपर आइस ग्लेशियर्स जो हैं, वो आइसबर्ग्स जो हैं वो तैरते हुए जा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ़ की। बिल्कुल इसी तरह ये इस समंदर में चट्टानें नमक की जो है ना, बड़े बड़े ब्लॉक्स नमक के ऐसे तैरते हुए जा रहे होते हैं। दूर से देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो बर्फ़ तैर रही है, तो आइस है। आइस नहीं है भाई, वो नमक है, मतलब इतना नमक है। तो दूसरे समंदरों के मुकाबले में जो डेड सी है, बहरे मुर्दार है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मकदार है नमक की, इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ गई है अब उस पानी की हमारी बॉडी से ज़्यादा।
अब हमारी बॉडी की डेंसिटी कम हो गई है, डेड सी के पानी की डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए हम उसमें डूब नहीं सकते। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसकी लो डेंसिटी है लाइपोप्रोटीन की, तो क्या ये पानी में डिज़ोल्व हो सकता है? चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें भाई, ऑयल ले लें घर में। नॉर्मली फैट्स जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। क्या करें, पानी लें, उसके अंदर ऑयल डाल दें, घुमाते रहें, देखें आप पानी डिज़ोल्व, ऑयल डिज़ोल्व भी नहीं होगा, ऑयल ऊपर ही आपको तैरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन नमक आप पानी में डालेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, नमक गायब, तो नमक डिज़ोल्व हो गया, ऑयल डिज़ोल्व नहीं हुआ। क्यों? डेंसिटी। तो डिज़ोल्व होने की, डूब जाने की एक वजह डेंसिटी भी होती है। खैर, नमक का जो डिज़ोल्व हुआ उसके पीछे डेंसिटी वजह नहीं है, उसके पीछे वजह तो नमक का जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग है, आयोनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये अगर ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, इसको लो डेंसिटी क्यों कहा गया ये मैंने आपको बता दिया। तीसरी क्लास जो है अब हम लिपिड्स की डिस्कस कर लें। सी कौन से हैं? ये स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स ये क्या हैं? कोई पूछता है आपसे, बोलें डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स हैं। अब ये वर्ड आता है ना तो बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार पता नहीं क्या मुसीबत है ये। भाई कुछ भी मुसीबत नहीं है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। अब ये बच्चे हैं, अगर डेरिवेटिव का मतलब ही बच्चे, आसान समझते हैं ना भाई, बच्चे, ये बाप है, ये माँ बाप हैं, ये इनके बच्चे हैं, फिर उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, ऐसी बात है। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ का ड्राइव हो जाना, या बड़ी छोटी को छोड़ दें, किसी चीज़ में से किसी दूसरी चीज़ का डिराइव हो जाना, डिराइव, निकाल लेना उसको। डेरिवेशंस करते हैं ना आप, उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। ऐसे F=m में है, फोर्स का फॉर्मूला है ना भाई, बच्चों को याद होता है यार फिजिक्स में, F=m में फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन साहब ने जो दिया था। ये इस फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले और निकले हैं, डिराइव हुए हैं। W=mg है ना, वेट का फॉर्मूला। F=gm1m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये जो निकला है इसकी इक्वेशन है, ये भी F=m में से ही निकली है। इन केस अब कितने फार्मूलाज फोर्स के डिराइव हो गए इस पेरेंट फार्मूला से, ये पापा हैं F=m में। तो ये मैं आपको डिराइव का मतलब समझा रहा था। अब स्टेरॉइड्स जो हैं ये लिपिड्स तो हैं, लेकिन ये डिराइव हुए हैं, ये डिराइव हुए हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, ये निकाले गए हैं। किस में से निकाले गए हैं? ये जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। अब समझ जाइए लिपिड्स कौन से होंगे, सिंपल लिपिड्स होंगे या कंपाउंड लिपिड्स होंगे। और सिंपल लिपिड्स में से क्या होगा, या तो फैट्स, ऑयल्स होंगे, वैक्सेस होंगे। और कंपाउंड लिपिड में से ये 3 क्लास है अभी मैंने आपको बताई है, इनमें से तो इन्हीं में से निकलेंगे आगे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स जो है ये है। अच्छा, और कोई पूछता है आपसे तो वही पुराना एक जवाब कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, या क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की एक क्लास है जिसको हमने डिराइव किया है किसमें से, लिपिड्स में से, ठीक है भाई। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसका थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नज़र आएगा आपको। कंपोज्ड ऑफ ये रिंग्स की शक्ल में नज़र आएगा, 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग्स, 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग्स। 4 कार्बन की रिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुई हुई होंगी इसके अंदर लाजमी। और ये जो 4 कार्बन एटम्स की रिंग है, ये मैं बता देता हूँ, ये देखें इस तरह से, ये आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, पेज नंबर 228 पे आप देख भी सकते हैं। इसके साथ ये हनी कॉम्ब नहीं होता, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है भाई, ये आ गया। तो इस तरह के ये 4 कार्बन रिंग्स जो हैं ये आपको नज़र आएंगे जो इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसी एक ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, कॉल्ड एज
अब जो इसका नाम है वो आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाएगा। ये है, बल्कि यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बड़ा नाम है साइक्लो पेंटिनो फिनैन फिनैंथ्रीन मैं अपनी बेटी को भी सिखाता हूँ भाई, वो छोटी है अभी, तो क्लास 2 में आई है अभी, तो मैं उसको बताता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा बाबा कैसे याद करें। बोला भाई सिलेबल्स बना लो, इतने बड़े बड़े वर्ड जो हैं इनके सिलेबल्स बना लें, इनके तोड़ दें। ये हो गया साइक्लो, पढ़ने में भी आसानी होगी, बोलने में भी आसानी होगी, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, हो जाएगा पेंटिनो, उसके बाद ये फिनैन, उसके बाद ये थ्रीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके नाम बड़े बड़े होते हैं, तो आप उनके सिलेबल्स बना लिया करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। साइक्लो पेंटिनो फिनैंथ्रीन ये इसका नाम है। इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है इसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर या स्केलेटन जो है इसका वो भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, बल्कि हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। मिटाऊँ इसको, स्टेरॉइड्स की भी बात हो गई, जितना आपकी बुक के अंदर मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी कि जो कुछ आपकी बुक के अंदर होगा सिर्फ मैं उसी पे बात करूँगा, अपनी तरफ से बहुत मुख्तसर बात होगी, मिसालों की हद तक, या थोड़ी बहुत मालूमात और दे दी आप, वरना जो बुक में लिखा है सिर्फ वही जो है वो आपको बताया जाएगा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, ये ज़रा नोट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, याद है ना ये ट्राइग्लाइसराइड क्या है? 3 फैटी एसिड्स, ये बेसिक यूनिट है। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो यूनिट है लिपिड का, बेसिक यूनिट है, यूनिट ऑफ लिपिड, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड, बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड। जैसे कि पूरी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप एक 10 कमरे के बिल्डिंग के अंदर रहते हैं या बंगला है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है भाई। अगर ईंटें नहीं होती तो दीवारें नहीं बनती, दीवारें नहीं बनती तो कमरे नहीं बनते, कमरे नहीं बनते तो बिल्डिंग नहीं बनती। तो बेसिक यूनिट जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग का वो ब्रिक्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो कोई सा भी लिपिड हो, लिपिड की अभी आपने टाइप्स देखी हैं, सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स को छोड़ के, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, या कंपाउंड लिपिड्स में अभी आपने 3 टाइप्स देखी। आपको ये ट्राइग्लाइसराइड, ये बेसिक यूनिट लिपिड का, ये आपको नज़र आएगा लाजमी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ नज़र आए, लेकिन नज़र आएगा। जैसे कि पूरी बिल्डिंग जो है वो कहीं कहीं हम ब्लॉक्स को भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी ईंट की एक किस्म ही तो है। कहीं कभी हमें आधा टुकड़ा ईंट का यूज़ करना पड़ता है दीवार को बराबर करने के लिए, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी ऐसा है। तो बेसिक यूनिट जो है वो ये ट्राइग्लाइसराइड है, बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड। ये किससे मिलके बनता है? ट्राइग्लाइसराइड जो कि बेसिक यूनिट है, 3 फैटी एसिड्स, 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है, और कार्बन चेन, ऐसा ही है ना, कार्बन चेन। इसी का ये ट्राइग्लाइसराइड जो है, इसी का एक और स्ट्रक्चर, अनदर स्ट्रक्चर सोप पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। सोप पॉइंट ऑफ व्यू जी, सोप पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो हाथ धोते हैं साबुन से, साबुन इस्तेमाल करते हैं, सोप इस्तेमाल करते हैं, तो सोप के अंदर होता क्या है भाई? यही ट्राइग्लाइसराइड होता है। जानवरों की जो चर्बी होती है ना, चर्बी, ये सारे के सारे ये लक्स वाले और ये और वो, बच्चियां ख़ास तौर पे हो सकता है थोड़ा सा उनको कराहत महसूस हो कि सर क्या बातें कर रहे हैं। भाई सही बातें कर रहा हूँ। ये जो आप लिपस्टिक लगाती हैं या इसी तरह के दूसरे कॉस्मेटिक्स के हैं इस्तेमाल, चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी ये एनिमल्स फैट्स जो है, ठीक है, ये इसी से तैयार की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट से। और भी बहुत सारी चीज़ें, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, तो इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत है
कॉस्मेटिक्स जो है वो 70 से 80% सारा का सारा एनिमल फैट पर ही मुश्तमिल होता है। ये बात जहन में रखिएगा, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे तो वैरायटी नहीं पता, एक ही पता है भाई, और भी बहुत सारी पता नहीं हज़ारों किस्मों की चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो बहरहाल उसमें 60% 70% जो है वो फैट होता है, जो कि लिपिड्स हैं ये। और ये कहाँ से हासिल किया जाता है? जानवरों की चर्बी से, ठीक है। तो बहरहाल तो ये जो हम हाथ धोते हैं, ये सोप जो है, ये भी किससे बनता है? एनिमल फैट से ही बनता है। इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये सोप जो बनता है इसके अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोप पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और कार्बन चेन ही होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे होगा, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम 2 नाम देते हैं, टू पार्ट्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। 2 पार्ट्स हैं ट्राइग्लाइसराइड के, ठीक है भाई। एक पार्ट को हम कहते हैं हेड और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं टेल। ये जो हेड है और ये जो टेल है, ये है क्या? इसको हम पोलर हेड भी कहते हैं, पोलर हेड भी कहते हैं। और ये टेल जो है हम इसको कहते हैं नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। लिखते जाइए ज़रा, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते जाइए। तो हेड को हम पोलर हेड भी कहते हैं, बल्कि एक्चुअली इसको पोलर हेड ही कहा जाता है। ट्राइग्लाइसराइड का एक हिस्सा जो है पोलर हेड कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो नॉन पोलर टेल जो है वो कहलाती है, ठीक है। अब ये जो हेड है ये हाइड्रोफाइलिक हेड भी कहलाता है, हाइड्रोफिलिक हेड। फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, हाइड्रोफिलिक। तो ट्राइग्लाइसराइड का एक हिस्सा ऐसा है जिसको पानी से मोहब्बत है, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। और जो टेल पोर्शन है ट्राइग्लाइसराइड का, ये हाइड्रोफोबिक है। फोब का मतलब होता है डर, हाइड्रोफोबिक टेल। कुछ लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है। फोबिया वर्ड का मतलब ये होता है खौफ, वो किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी टेल जो है फैटी एसिड्स की, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। मतलब ये टेल जो है इसको पानी पसंद नहीं है, पानी से दूर भागेगी। जबकि इसका हेड जो है ट्राइग्लाइसराइड का पोलर हेड, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। है इंटरेस्टिंग बात। सोप के अंदर बुनियादी तौर पर यही चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सोप हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर मज़ीद हम बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर ये आपको बताना था, क्योंकि ये आपके पेज नंबर 229 के ऊपर ये बाकायदा मौजूद है, ठीक है। अब 3 फैटी एसिड्स जो हैं, इसका फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर तो मैं पहले बना चुका था। अच्छा, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल। अच्छा, अब ये ज़रा समझ लीजिएगा, जगह यहाँ थोड़ी कम रह गई है। इसको मैं बता दूं कि ये जो हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ये क्या होगा? ये ग्लिसरॉल का पार्ट है या 3 फैटी एसिड का पार्ट है या कार्बन चेन का पार्ट है? भाई ये ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, इसी को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक हेड है, या ये पोलर हेड है, या ये हेड है ट्राइग्लाइसराइड का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी अभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। और ये नॉन पोलर टेल जो है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। और हाइड्रोफोबिक टेल जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड। असल में यहाँ पर ये नॉन पोलर टेल कहना सही नहीं होगा, टेल्स, एक दुम नहीं है, एक से ज़्यादा हैं टेल्स, नॉन पोलर टेल्स। 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, प्लस कार्बन चेन, जिसको कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें आप। पहले मैं जो है वो बना देता हूँ यहाँ पर ग्लिसरॉल को। तो ये हो गया CH2,
और ये CH और उसके बाद ये CH2, ये बॉन्ड बनाया हुआ है इसने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट। और ये जो पार्ट आएगा ये कौन सा पार्ट है? ये 3 फैटी एसिड्स का है। ये एक ग्लिसरॉल है, याद रहे, एक ग्लिसरॉल। इसको लंबा करके यहाँ दिखाया गया, पिछली वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था। और इसके साथ ये जो अब आएगा इसके बराबर में, ये क्या होगा? फैटी एसिड्स। एक फैटी एसिड ये होगा, एक फैटी एसिड ये होगा, एक फैटी एसिड ये होगा। अभी बनाता हूँ इसको, यहाँ पे जगह बना लूँ। ठीक है भाई, तो एक फैटी एसिड जो है यहाँ पर ये लगेगा, ये रहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद ये R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद ये R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद ये R। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन याद है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये R जो लगा हुआ है ये क्या है? ये वही कार्बन चेन है। अब ये कितनी बड़ी होगी? इसकी कोई लिमिट है? हाँ, इसकी लिमिट है। अभी इसको बनाता हूँ, ये R की जगह पर मैं बनाता हूँ, आपकी बुक में ही मौजूद है तो ये ठीक ठाक बड़ी चेन, ठीक है, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट लगा के मेहरबानी कर दी तो शॉर्ट कर दिया। CH2 और उसके बाद फिर CH2 बना के ये ब्रैकेट लगा दिया और ये इसके नीचे 13 लिख दिया। तो समझ जाइए इस CH2 के साथ 13 CH2 और लगे हुए आगे, लेकिन उनको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, 13 लिख दिया। और आखिर में फिर CH3 है। आपको पता है ना, चेन का जो एंड होता है किसी भी चेन का, कार्बन चेन का एंड CH3 पे होता है, मिथाइल ग्रुप पे। ये दरवाज़ा है, एंडिंग डोर है। नीचे भी ऐसे ही होगा, ये CH2, CH2 कितने हैं? 13 है, ये भी एग्जैक्टली सारी 13 है। और उसके बाद ये CH3 और उसके बाद फिर यहाँ पर CH2 और उसके बाद ये CH2, 13 आ गया और CH3। ये देखें, अब ये कितनी लंबी चेन इसके साथ बनी हुई है, ये चेन, ये चेन, ये चेन। और इतनी बड़ी बड़ी चेन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये कैपिटल R बना दिया, बस जान छुड़ा ली। क्या करें अभी, क्योंकि चेन्स बड़ी बड़ी भी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी, क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी चेन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये R बना देते हैं कार्बन चेन की जगह पर। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया 3 फैटी एसिड। एक फैटी एसिड आपका ये रहा, दूसरा फैटी एसिड आपका ये रहा, तीसरा फैटी एसिड आपका ये रहा। ये 3 फैटी एसिड और इनकी अपनी अपनी कार्बन चेन्स। और उसके बाद ये लंबा सा क्या है? ये ग्लिसरॉल है। तो ये क्या बन गया? इसको हम कहते हैं पूरे को ट्राइग्लाइसराइड। क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है। अब यहाँ पर वो हेड कौन सा है इसका और टेल कौन सी है? तो ये जो हैं वो नॉन पोलर चेन्स, 1 2 3, इनको हम कहते हैं नॉन पोलर चेन्स या नॉन पोलर टेल्स। नॉन पोलर टेल्स हैं ये तीनों। ठीक है भाई। और ये जो हमारे पास हेड्स हैं, अब ये जगह नहीं है मेरे पास थोड़ी, तो इधर इसकी लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोलर हेड्स। पोलर हेड्स। तो ये रहा एक पोलर हेड, दूसरा पोलर हेड, तीसरा पोलर हेड, और ये रही इसकी चेन, ये रही इसकी चेन, ये रही इसकी चेन जिसको टेल कहते हैं। नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। सोप जो है ना, सोप, सोपेनिफिकेशन जो है सोप, उसके अंदर ये हेड और टेल, इसी के बुनियादी कॉन्सेप्ट पर हर किस्म का सोप बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल और उसके साथ ये चेन बनती है, और ये चेन जो है वो टेल कहलाती है और ये नॉन पोलर टेल है। और ये पोर्शन जो है ये पोलर हेड्स कहलाते हैं। सोप के मॉलिक्यूल इसी तरह होते हैं, जहन नशीन कर लें। बड़ा अहम बात मैंने बताई है आप लोगों को, और पूरी नहीं बताई अभी, सिर्फ एक जितना आपकी बुक के अंदर बताया गया है सिर्फ उतना ही बताया, क्योंकि तफसील से ये बात तो खैर अभी यहाँ ये टॉपिक नहीं है हमारा। तो जितना बुक में दिया हुआ है सिर्फ उतने को ही लेके चलेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स देख लीजिए भाई, लिपिड्स की खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स, ये आपके पेज नंबर 229 पे शुरू हो रहा है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं भी जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ की जब बात आए
प्रॉपर्टीज़ जो हैं दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खुसूसियात, जो आपको अपनी आँख से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, फिज़िकल चेंज होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आता, पार्टिकल के लेवल पे होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो दो किस्म की खुसूसियात हैं, दो किस्म की क्वालिटीज़ हैं हर चीज़ के पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, इस मार्कर के पास भी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खुसूसियात जिनको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं बातिनी खुसूसियात, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, छुपी हुई, जिनको टेस्ट किए बगैर आपको पता नहीं लगता। कोई इंसान दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, वाह भाई अच्छी दाढ़ी है, ठीक है, बड़े सोम सलाद के पाबंद हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है, ये तो सीधे जन्नत में जाएंगे बग़ैर हिसाब किताब के, ऐसा क्या बातें हैं, क्या गेटअप है। ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं कि आप जालिम हैं, आप लोगों पे जुल्म करते हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन लोगों पे जुल्म करते हैं, हराम खाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको कब पता चलती हैं? जब आप टेस्ट करते हैं, उस शख्स के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, कोई डीलिंग करेंगे, कुछ मामलात करेंगे, पैसे रखवा देंगे कि सर रख लीजिए, 1-2 लाख रुपए आपसे मैं ले लूँगा, पता चल रहा है कि फिर वो वापस दे ही नहीं रहे साहब जी। क्यों भाई? ये टेस्ट था। टेस्ट किए बगैर केमिकल प्रॉपर्टीज़ नज़र ही नहीं आती, छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ नज़र ही नहीं आती, हिडन प्रॉपर्टी, हिडन खुसूसियात के अंदर से इंसान कितना काला है। देखने में तो बड़ा अच्छा है, देखने में तो मैं भी बड़ा अच्छा लग रहा हूँ आपको, अब खैर अंदर से भी अच्छा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अच्छा, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की पहले बात कर लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि टेस्ट हुए बगैर केमिकल रिएक्शन टेस्ट ही है ना, टेस्ट जब तक नहीं होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता ही नहीं चलेंगी। अच्छा, पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है इसमें डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स होती हैं लिपिड्स की, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स हैं इनकी, फिज़िकल स्टेट्स। क्यों भाई फिज़िकल स्टेट्स से मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्यों डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स क्यों हैं? कुछ लिपिड्स सॉलिड हैं, कुछ लिपिड्स जो हैं वो लिक्विड्स हैं, क्यों? डिफरेंट केमिकल नेचर, दो वजूहात हैं उसकी, डिफरेंट केमिकल नेचर, डिफरेंट केमिकल नेचर, यानी कि उनकी केमिस्ट्री, उनकी केमिकल बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंदर ज्योमेट्री, सारा का सारा जो पार्टिकल की ज्योमेट्री है सारी की सारी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मसला है उसको हम इनडायरेक्ट में कहते हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मतलब इसकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब बोले तो इसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, किस टाइप की बॉन्डिंग हुई हुई है, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ। दूसरी चीज़ टेम्परेचर, दूसरी चीज़ टेम्परेचर, ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई ये ऑयल क्यों है और ये ऑयल लिक्विड क्यों है और फैट जो है सॉलिड क्यों है, आप बोलें भाई दो वजूहात हैं, डिफरेंट केमिकल नेचर है इनकी, पहली बात। दूसरी बात टेम्परेचर का फ़र्क है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आ जाती है, कौन सी एग्जाम्पल? फैट जो है वो सॉलिड है, फैट जो है वो सॉलिड है, वैक्स जो है वो सेमी सॉलिड है, मोम जो है वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। मोम को देखा है ना आपने, वैक्स को हाथ से पकड़ें, दबा दें मोमबत्ती को, सेमी सॉलिड है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या है? ऑयल है, ऑयल लिक्विड है, ठीक है भाई। ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। या तो फैट्स, ये लिपिड्स जो हैं ट्रांसल्यूसेंट होंगे या फिर ये ओपेक होंगे। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि धुंधला नज़र आना, कुछ चीज़ें होती हैं आपको क्लियर नज़र आती हैं, मेरे ये ग्लासेस हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, तीन किस्म की चीज़ें हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट होंगी, उनके आर पार आपको क्लियर नज़र आएगा जैसे मेरे ग्लासेस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दूसरी तरफ आपको ब्लर नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, ठीक है।
तो उसको उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जो बिलर आपको दिखाती हैं, धुंधला दिखाती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आर पार आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। ये देखें ओपेक, समझ में आ रही है बात? तो ओपेक ऐसी चीज़ें हैं जिनके आर पार आपको कुछ नज़र नहीं आता। ट्रांसल्यूसेंट ऐसी चीज़ें जिनके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है। और ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिनके आर पार आपको बिल्कुल साफ नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स हैं ये ट्रांसल्यूसेंट भी हैं और ओपेक भी हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है भाई, इनसॉल्यूबल हैं वाटर में, ये तो बात पहले ही बताई जा चुकी है। इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है, पानी में डिज़ोल्व ये नहीं होते। सॉल्यूबल किसके अंदर हैं? ये कौन सी चीज़ है जिसके अंदर फैट, ये लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखें वाटर भी एक सॉल्वेंट है, उसमें भी, पानी में भी आप चीज़ें डिज़ोल्व कर सकते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कहलाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। आप ऑयल डाल दें वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल के अंदर ऑयल डाल दें डिज़ोल्व हो जाएगा। आप पेंट करने के लिए लेके आते हैं दीवारों पर पेंट करने के लिए, उसके लिए पेंट को पानी में मिक्स नहीं करते पतला करने के लिए। आप मिट्टी का तेल लेते हैं, घासलेट, केटू या पेट्रोल, उसके अंदर मिक्स करते हैं। या फिर हमारे पास जो है और भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाती हैं, उनमें डिज़ोल्व हो सकती हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें लिपिड्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई। या फिर हमारे पास ब्लूर्स रिएजेंट है, ब्लूर्स रिएजेंट, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था ये ब्लूर्स रिएजेंट क्या है। डाई इथाइल ईथर का और अल्कोहल का मिक्सचर होता है ये, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें ये लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, उनमें ये सॉल्यूबल है। डेंसिटी इनकी लो होती है, इसीलिए पानी के अंदर ये नहीं जा सकते। नमक जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। दो चीज़ें हैं जिसको जहन में रखिए, पानी के अंदर चले जाने का मतलब डिज़ोल्व होना नहीं होता, ये बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आप पानी के अंदर पत्थर डाल दें तो पानी के अंदर वो पत्थर चला गया तो क्या डिज़ोल्व हो गया? नहीं भाई। तो पानी के अंदर चले जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो गया, नहीं। अब यहाँ पर लो डेंसिटी होती है लिपिड्स की, लो डेंसिटी, पानी के मुकाबले में इनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए क्या करेंगे, ये फ्लोट करेंगे। हैंस फ्लोट ऑन, हैंस लिहाजा ये क्या करेंगे, फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पे फ्लोट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, आपको पता है। ये हमने देखा कि 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। 1 जो है वो ग्लिसरॉल है और ये R कार्बन की चेन है। ये कार्बन की चेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इस कार्बन की चेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो हम इसको क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड। क्या नाम देंगे, लिपिड्स कौन से हो गए फिर, सैचुरेटेड। और अगर ये हों 3 फैटी एसिड्स के साथ एक ग्लिसरॉल के साथ, जो कार्बन की चेन है उसमें कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है या कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी हो गई हमारे पास लिपिड की, सैचुरेटेड लिपिड्स, अनसैचुरेटेड लिपिड्स। तो मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा किनका, जो सैचुरेटेड होंगे, जो सैचुरेटेड लिपिड्स होंगे, देन अनसैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड। ठीक है भाई। पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये। कंडक्टर का मतलब होता है अलाउ कर देना, अपने जिस्म के अंदर से गुज़रने की इजाज़त दे देना, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं लिपिड्स, अपने अंदर से किसको गुज़रने नहीं देते, ये हीट को अपने अंदर से इतना नहीं गुज़रने देते और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से नहीं इतना गुज़रने देते।
तो इसीलिए पुअर कंडक्टर्स हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखनी है तो टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने का मतलब केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल इक्वेशन है। तो तीन किस्म के केमिकल रिएक्शंस आपको नज़र आते हैं यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, दूसरा सेपोनिफिकेशन, 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 और तीसरा जो है हमारे पास रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी। ठीक है भाई। अब ये एडिशन रिएक्शन इसके नाम से ही समझ लीजिए, जिसमें आप ऐड कर रहे हैं, जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये D है और ये F है, ठीक है। इसको अगर आप F को, ये AD है और ये F है, इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं। F जो है वो AD के साथ रिएक्शन करेगा, F जो है वो AD के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? A को या तो निकाल बाहर करेगा या B को निकाल बाहर करेगा, ये F और उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये AF हो जाएगा, बेचारा D अकेला बाहर निकल गया, या फिर ये F जो है वो A की जगह पर ले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा FD और ये A बेचारा बाहर निकल आएगा। तीसरी पोजीशन ये है कि ये किसी को बाहर निकालेगा, इसी का हिस्सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ADF। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन के, खुद जाके उसका हिस्सा बन जाना, बाकी उसके साथ किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, किसी को बाहर नहीं निकालना। ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। सेपोनिफिकेशंस कौन से होते हैं? ये आप जब भी हाथ धो रहे होते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन असल में हो रहा होता है, जिसके नतीजे में लेदर बनता है, झाग बनता है। ठीक है। और वो झाग जो है वो ऑयल या ग्रीस वगैरह को मिटा देता है, हटा देता है, मैल कुचेल साफ़ कर देता है। समझ में आ रही बात? तो ये सेपोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब सोप और पानी आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रेंसिडिटी जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर फैट्स और ऑयल्स के साथ होती है, कि चर्बी किसी जगह पर अगर आप फेंक दें एनिमल फैट, तो घंटे, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आधे दिन बाद, 2 दिन बाद अजीब सी आपको स्मेल आ रही होगी, बड़ी ख़तरनाक किस्म की, आप वहाँ रुक नहीं सकते, ख़राब सी स्मेल आ रही होगी। तो ख़राब सी स्मेल जो आ रही है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ़ैट में से निकल रही है गैस की शक्ल में, तभी तो आपको स्मेल आ रही है ना भाई। गैस की शक्ल में, गैशियस फॉर्म में उस फैट्स में से कोई चीज़ निकल रही है, इसका मतलब उसमें गैस बन रही है। ठीक है। तो कैसे बन रही है? गैस का बनना, फैट्स का मतलब किसी के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर ये गैसेस मौजूद हैं, ये सब मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद हैं। ये उस फैट के साथ रिएक्ट करते हैं, उस चर्बी के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वही बाहर आती हैं, और वो इनकी स्मेल बहुत ख़राब होती है, आपकी नाक से पड़ती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। इस किस्म के केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं रेंसिडिटी, जो ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं, ये फैट्स करते हैं। ठीक है भाई। तीनों का मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब इनका ज़रा नोट्स ले लेते हैं। एडिशन रिएक्शन, क्या है? व्हाट? एडिशन रिएक्शन क्या है? ओनली एडिंग ऑफ समथिंग। अब ये मत बताइएगा कोई पूछे तो क्या है भाई ये, आप यही बता दें ओनली एडिंग ऑफ समथिंग। नहीं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। आप उनको बताएं अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज बीइंग एडेड विद अनदर रिएक्टेंट। ठीक है। तो ये है जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ ऐड हो रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है। हेयर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हेयर कौन सी चीज़ की एडिशन हो रही है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये असल में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐड हो रही है किसके अंदर? इन फैट या ऑयल। हाउ, कैसे ऐड हो रहा है भाई ये सब कुछ? बाय हाइड्रोलाइसिस
बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट ऑयल विद अल्कली अल्कली से मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई। हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की मदद से आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। ठीक है, पानी उनके साथ रिएक्ट कर रहा है किस फॉर्म में कि उनको तोड़ देगा। तो जब भी हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर विद फैट और ऑयल, लेकिन ये वाटर जो है वो फैट और ऑयल के साथ रिएक्शन ऐसे नहीं करेगा, बल्कि एक अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं, बेस है ये भी वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जब मौजूद होंगी, पानी मौजूद होगा, फैट ऑयल मौजूद होगा और ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद सैपोनिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सैपोनिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वो ट्राईग्लाइसराइड फैट, बहुत बड़ा। बहरहाल ये है कि ये मैं 1 सेकंड में बना देता हूँ, ये आप देख लीजिए। सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ही डायरेक्ट इसका बनाऊँगा यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन सॉरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले ग्लिसरॉल को बना लेते हैं, CH2 CH और CH2, इसके साथ ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, उसके साथ ये R कार्बोनाइल ग्रुप, R कार्बोनाइल ग्रुप और R। ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर किसके साथ? +3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उसके बाद 3R-COONA, समझाता हूँ अभी, टेंशन नहीं लें, प्लस CH2 CH2 OH, और क्या है? OH, और क्या है? OH। यहाँ देखें, टेंशन नहीं लें, यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ये तो पता है ना आपको, ये ग्लिसरॉल का पार्ट है, और ये जो है हमारे पास किसका पार्ट है? फैटी एसिड है। 3 फैटी एसिड लगे हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये क्या है हमारे पास? ये कार्बन चेन है। 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ये अलग हो गया, ये देखें, ये पोर्शन अलग हो गया, ये रहा, नज़र आ रहा है आपको? अलग हो गया। इसके साथ यही सिर्फ अकेला नहीं हुआ, बल्कि ये O भी अकेला हो गया, ऐसे। तो CH2O CHO CH2O, ये पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये सोप है। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। तो बहरहाल यहाँ पर ये, बल्कि सॉरी थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, ये अलग नहीं होगा, ऑक्सीजन अलग नहीं जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब अलग होगा ना, ये ग्लिसरॉल का पार्ट जब अलग होगा, यहाँ से भी 3 OH निकलेंगे, 3 OH। ये 3 OH यहाँ पर आ जाएंगे इसके साथ, इसके साथ। ठीक है भाई, O को मैंने शामिल नहीं किया, ऑक्सीजन को शामिल नहीं किया, ऑक्सीजन इसी का पार्ट है। तो ये जो ग्लिसरॉल है, इसके साथ ये 3 OH लग जाएंगे, OH OH OH, ये रहे। ये 3 OH कहाँ से हैं? यहाँ से, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब ये 3 जो सोडियम ये जो 3 सोडियम है, ये कहाँ पर जाएंगे? ये देखें, COONA, और कितने हैं ये? COONA 3 है। और ये COO आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको ये यूँ बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, और ये O, ये बन गया, ये देख, और ये R। अब तो परेशानी नहीं है। इसी में यहाँ पर जिस जगह से ये ग्लिसरॉल टूटा है,
ये ग्लिसरॉल टूटा है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, देखें ऑक्सीजन से इसको हटा देता हूँ। ये जो टूटा है इसी के साथ ये 3 सोडियम लग जाएंगे, ये सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। इसी को यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है 3R-COONA, ये बन गया सोप। अब ये बन गया अब सोप जो अब काम करेगा। और ये क्या बन गया, इसको कहते हैं ग्लिसरीन। इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरीन। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें क्या हुआ था, सिंपली ग्लिसरॉल अलग हो गया था, ठीक है। और उसके साथ क्या लग गया था, 3 OH जो यहाँ से निकले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो लग गए थे 1 2 3 करके, ये लग गए। और अब यहाँ जो ऑक्सीजन था इसके साथ कौन लग गए, 3 सोडियम के एटम। क्या बन गया ये 3RCOONA। समझ में आ गई बात। और ये क्या है, बेसिकली ये सोप है। ये पूरा का पूरा अब ये क्या बन गया, ये सोप है, ये सोप है। दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये सैपोनिफिकेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी में हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ फैट ऑयल, रिएक्शन ऑफ फैट या ऑयल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, विद वाटर, विद H2O वाटर एंड ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में मौजूद है ना। रैंसिडिटी का मैंने बता दिया। साइमल्टेनियसली, बैक वक्त, साइमल्टेनियसली, बैक वक्त ये काम होगा कि फ़ैट और ऑयल के साथ एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर वो रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसकी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी जब ये रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी क्या होंगी, गैस तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिर्फ गैस ही नहीं होगी बल्कि इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स होंगी। प्रोडक्ट्स होंगी अनप्लेजेंट टेस्ट, अनप्लेजेंट टेस्ट, इसको हम कहते हैं नाखुशगवार जायका, नाखुशगवार जायका और ऑर्डर, और नाखुशगवार बू जो है जिसको बदबू कहते हैं वो आपको महसूस होगी, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स देख लें, 2-3 पॉइंट हैं, फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये मैं खुद भी थक गया हूँ यार, कमर में भी दर्द हो रहा है, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं थका, ठीक है। लेकिन लिपिड्स वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आगे फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाला, पेज नंबर 230 पे मौजूद है, 231 तक, और ये चैप्टर अल्लाह की रहमत से तमाम हो जाएगा, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की अहमियत क्या है, नोट करते जाइए। स्टोर करना, पहली बात, आप रोज़े रखते हैं, खाना नहीं खा रहे, ठीक है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। और भाई खाना नहीं खा रहे लेकिन काम भी कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है, जो फैट्स हैं, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये स्टोर कर रही है। इसी को हम किसको हम कहते हैं, केमिकल एनर्जी, स्टोर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो केमिकल की शक्ल में, यहाँ पर चर्बी को एज अ केमिकल आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी आपको दे रही है, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। कहाँ पर मौजूद होते हैं, इन एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़। बायो वाले बच्चे आगे आ जाएं, एडिपोज टिश्यूज़, commonly known as body fat, इसको बॉडी फैट नॉर्मली कहा जाता है,
बॉडी फैट कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये एडिपोज टिश्यूज़ में। आपको पता है, आप बायोलॉजी की ज़बान में बात करूँ, वो जो बायो वाले बच्चे नहीं हैं वो टेंशन नहीं लें यार, बड़ी आसान सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं हूँ, जितनी बड़े बड़े एनिमल्स आपको नज़र आते हैं मैं हूँ। मुझे भी अब बायोलॉजी एनिमल ही कहती है भाई, खैर हमारा दीन तो नहीं कहता। तो ये जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ ऑर्गेनिज़म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, मैं किस चीज़ का मजमुआ हूँ, मैं किस चीज़ की कलेक्शन हूँ? ऑर्गन सिस्टम्स की। 8, 10, 12 ऑर्गन सिस्टम्स का मजमुआ हूँ, कलेक्शन। ऑर्गन सिस्टम्स मेरे आगे किससे मिलके बने हैं? ऑर्गन्स से मिलके बने हैं। ऑर्गन्स आगे टिश्यूज़ से मिलके बने हैं, टिश्यूज़ आगे सेल्स से मिलके बने हैं, सेल्स आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स आगे माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे एटम्स से मिलके बने हैं, एटम्स आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मज़ीद आगे क्वार्क से मिलके बने हैं, जो कि 6 किस्मों के होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क। तो ये क्वार्क की वैरायटी होती है, मिलती है तो प्रोटॉन बनते हैं, मिलती है तो न्यूट्रॉन बनते हैं। कंप्लीट मैंने पिक्चर दे दी अपनी, समझ आ गई बात? आप कंप्लीट पिक्चर। तो टिश्यूज़ तक पहुँचे थे सर आसिफ, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ जो हैं, कुछ टिश्यूज़ की वैरायटी, जिस और टिश्यू को हम क्या कहते हैं आसान लफ्ज़ों में? कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ग्रुप का सेल्स है कुछ, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, उनकी डिटेल तो अभी मैं नहीं बता सकता खैर। तो कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो इस फैट को अपने अंदर स्टोर कर सकें, या ये समझ लें कि वो टिश्यूज़ जहाँ पर चर्बी मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर, वो टिश्यूज़ जो हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो कहलाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो लिपिड्स हैं, स्टोर मोर देन ट्वाइस एनर्जी, स्टोर मोर देन ट्वाइस एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट, एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जितनी आपको एनर्जी देते हैं ना, उससे दुगनी से भी ज़्यादा एनर्जी ये देते हैं आपको लिपिड्स, ठीक है भाई, ठीक है। यूज्ड इन, और ये कब एनर्जी यूज़ होती है? यूज्ड इन, ये वैसे यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये कब यूज़ होगी? फास्टिंग, फास्टिंग, जब आप फास्टिंग वाली पोजीशन में होंगे। उर्दू में तो इसको हम कहेंगे फाके की सी कैफियत तारी होगी। आपने 2, 3, 4 दिन कुछ खाया नहीं है, कैसे, पता नहीं क्या मामलात हो गए आपके साथ, अल्लाह जानता। तो आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे काम कर रहे हैं आप जो है वो इसी रिज़र्व एनर्जी की मदद से कर रहे हैं, जिसको हम फैट्स कहते हैं। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? फाउंड इन ये एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं, जो ये स्टोर करते हैं फैट्स को, कहाँ पाए जाते हैं? नेक, बिटवीन मसल्स, आपके मसल्स के दरमियान ये फैट एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। आपकी नेक, यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं। बोन मैरो, आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर एक गूदा होता है, लिक्विड होता है आपकी हड्डियों के अंदर, ठीक है, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, हड्डियों का गूदा। जैसे कि ऑरेंजेस में पल्प होता है, तो ये पल्प जो है आपकी हड्डियों के अंदर, ये गूदा जो है हड्डियों का, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, इसमें भी ये एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं। और चौथी जगह जो आपकी बुक में बताई गई है, ब्रेस्ट टिश्यूज़, ब्रेस्ट टिश्यूज़ में भी ये एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये लिपिड्स जो हैं क्या हैं? बेसिक यूनिट है आपकी सेल मेम्ब्रेन का। आपकी सेल मेम्ब्रेन जो बनती है वो किससे मिलके बनती है? एक दीवार है, वो किससे मिलके बनी है? एक दीवार बनी है ईंटों से मिलके, ब्रिक्स से मिलके। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या ये हर सेल का हिस्सा नहीं है? हमारी बॉडी पूरी की पूरी फाइनली सेल्स से मिलके बनी है ना। और सेल्स को अगर आप देखें तो 3 बुनियादी हिस्सों से मिलके हर सेल बनता है आपका।
सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको कौन बना रहा है? यकीनन मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स? लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सॉरी लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। 3 दुनियाएं हैं ना हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स की, 3 वर्ल्ड हैं, 3 दुनियाएं हैं, 3 मेजर क्लासेस हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं और लिपिड्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, जिस तरह दीवार को बनाने में ब्रिक्स अपना किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी। लेकिन मेजर काम जो है यहाँ पर वो किसका है? वो लिपिड्स का है। अब सोचिए ज़रा, कौन से लिपिड्स होंगे जिनके साथ, जो प्रोटीन के साथ मिले हुए होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिले हुए होंगे, है ना, हमारे पास कैटेगरी थी इसकी। तो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक यूनिट जो है, सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो बुनियादी तौर पर नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा? 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल यानी कि ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है भाई। अच्छा, लिपिड्स प्रोटेक्ट सेल, लिपिड्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट्स सेल्स। लिपिड्स जो है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हाउ लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन वाटर इनसोल्यूबल बाय मेकिंग फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। तो ये किस तरह बनाते हैं? हाउ, एक फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर जो है वो एक बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी लेयर बनती है? एक फॉस्फोलिपिड लेयर बनती है। आगे नाम देखें फॉस्फोलिपिड का, तो ये बनाती है। ये फॉस्फोलिपिड जो है ये वाटर रिपेलेंट है। क्या है ये? वाटर रिपेलेंट है, ये पानी को दूर हटाने वाला है। और इसके अलावा इस फॉस्फोलिपिड लेयर का एक और फ़ायदा क्या है? अलाउ स्पेसिफिक थिंग्स, ख़ास किस्म की चीज़ें ही सेल के अंदर जा सकती हैं। देखें, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये मेन गेट का किरदार अदा करता है। इसे चौकीदार नहीं खड़ा हुआ होता दरवाजे पे, ठीक है। हाँ, आप जा सकते हैं अंदर, आप नहीं जा सकते, ये चौकीदार है, गार्ड जो खड़े हैं, हर एक को अंदर नहीं आने देंगे वो। बिल्कुल इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका भी ये किरदार होता है कि सेल के अंदर जो है वो एंट्री किसको देनी है, किसको नहीं देनी। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? फॉस्फोलिपिड लेयर। और ये फॉस्फोलिपिड लेयर क्या है? लिपिड की लेयर है। और ये बुनियादी तौर पर क्या करती है? अलाउ स्पेसिफिक थिंग, ख़ास चीज़ों को अलाउ करती है। यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं है, इसलिए भाई पॉइंट सुन लो यार, ठीक है। बता देता हूँ, ये हो गई ये बात, ठीक है। फंक्शन ऑफ लेयर का ये भी बता दिया। अच्छा, लिपिड्स जो हैं एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये भी जहन में रखिएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब ये कि ये लिपिड्स जो एडिपोज टिश्यूज़ में हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को ना ज़्यादा बढ़ने देते हैं ना ज़्यादा घटने देते हैं, ठीक है भाई। ये इंसुलेशन का किरदार अदा करते हैं आपकी जो है वो बॉडी के अंदर। इसके अलावा कुछ लिपिड्स की, कुछ फैट्स की ऐसी टाइप्स हैं जो वाइटामिन्स को स्टोर करती हैं। ये आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, ये ज़रा जहन नशीन कर लें, नोट कर लें इसको, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन कहलाते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन कहलाते हैं। तो फैट्स जो है इनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इन वाइटामिन्स को। ये कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 10 के अंदर मिनरल्स देखेंगे, चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर देखेंगे सेल्फ असेसमेंट्स, फिर देखेंगे MCQs, फिर देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।